अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में ईसा लैब की जानिब से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं वो रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर महानूर बुख्ती, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर फिजियोथेरेपी चेन ईसा लैब में हैं, और मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं आप? Thank you so much. Alhamdulillah, I'm good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेन है वो होता क्या है? बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन हमारे पास जो आता है, सबसे पहले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो पेन हो रहा होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन कह रहे होते हैं जी, इन नॉर्मल ज़बान के अंदर बेसिकली। और इससे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। जी, बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है हमारे पास वो डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं जैसे ही हमारी एज आगे प्रोग्रेस कर रही होती है। ठीक। डॉक्टर, ये हम लोग आज बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी की और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन में कितना ज़रूरी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन हम ये कह सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स में कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर रहा होता है। सही। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एजिंग के साथ साथ हमारे पेशेंट्स में पाई जाती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान या एशियन वुमेंस में ये काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है बिकॉज़ हमारा लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा है और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से वेयर एंड टेयर कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में इसका रेशियो ज़्यादा होता है और डीजनरेशन बहुत फास्टली हो रही होती है, जिसकी वजह से डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से पेन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह अभी आपने बात की कि फीमेल्स में ये ज़्यादा पाया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन, बेसिकली ये कौन से बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा होता है और हम लोग डायग्नोसिस को किस तरह कर सकते हैं? बेसिकली मोस्ट कॉमन जो एरियाज हैं डीजनरेटिव चेंजेस के वो हमारे नी है, घुटनों में पाया जाता है, सर्वाइकल में और लोअर बैक के अंदर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन ये देखा गया है। ठीक। ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपके पास ये ऑल द सडन होने वाली डिजीज़ नहीं है या कंडीशन अगर हम कहें तो ये ऑल द सडन नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। वुमेन्स में इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज मेनोपॉज ख़वातीन के अंदर होता है, हार्मोनल चेंजेस इसके अंदर इसको और फेवर करती है डीजनरेटिव चेंजेस को, तो इस वजह से ख़वातीन में ये ज़्यादा है। ठीक। ख़वातीन में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वगैरह ख़वातीन के बॉडी में ज़्यादा होते हैं और ये पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन जो है ख़वातीन की बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, जैसा डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इस पेन में? बेसिकली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रही होती है। उसके अलावा जो हमारे मसल्स होते हैं, अगर हम आसान ज़बान में कहें, जो हमारे पट्टे होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से बेसिकली फिजियोथेरेपी मेन जो है पेन मैनेजमेंट पे काम कर रही होती है, जिससे आपकी एक्टिविटी और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ ईजी हो जाती हैं काफ़ी हद तक, कि पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ जो है डेली रूटीन की एडियल्स है वो इजीली पेन फ्री रेंज में कर पाता है। फिजियोथेरेपी की हेल्प से जो स्वेलिंग होती है उससे कटर कर रही होती है फिजियोथेरेपी। इसके अलावा अगर वो असिस्टिव कोई डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लचेस हैं या वॉकर्स वगैरह हैं, उसके प्रॉपर यूज़ आपको फिजियोथेरेपी से असिस्टेंस मिल रही होती है। ठीक। और फिजियोथेरेपी की अगर बात की जाए सॉरी, आपके पास ऑब्वियसली पेशेंट्स आते होंगे और अब वो फिजियोथेरेपी के लिए जो है वो आप लोग उनको काफ़ी डिफरेंट किस्म के एक्सरसाइज भी करवाते होंगे, तो कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं और कौन से स्पेसिफिक पार्ट के लिए ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप उनको रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो हम उनसे रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफ़ा ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लें या विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी वगैरह को रूल आउट कर लें, बिकॉज सबसे कॉमन जो कॉज है हमारे पास विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक आ रहा होता है फीमेल्स के अंदर। उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ अपनी रखें, बेसिक स्ट्रेचिंग वगैरह आप चाहें तो घर में कर सकते हैं। ईसा फिजियोथेरेपी का एक व्हाट्सएप पे या आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा, वहाँ पे बेसिक एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से मेंशन किए विद अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो होम प्रोग्राम में आपको बता देंगे कि बेसिक एक्सरसाइजेज आपने कौन सी करनी चाहिए जो हेल्पफुल होंगी आपकी पेन मैनेजमेंट के लिए और हेल्दी
एरियाज के लिए। ठीक, डॉक्टर अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि डॉक्टर ईसा लैब के जो है वो पेज पे जाके हम देख सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई हुई हैं हमें इसके लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन के लिए। तो अगर मैं डॉक्टर ईसा लैब के हवाले से बात करूं तो इन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे पैकेजेस ऑफर किए हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो इस पेन से रिलीफ इजीली जो है वो हासिल कर सकें? जी बिल्कुल। इसमें पहले तो हमारे पास आते हैं कि जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली टू द मार्केट काफ़ी हमारे लो है, सही, ताकि पेशेंट्स इजीली उसे अफोर्ड कर सकें। सेकंड चीज़ कि अगर पेशेंट जाते हैं और फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसे फिजियोथेरेपी की नीड है फॉर 10 डेज़ और वीक और फॉर 15 डेज़, तो वो उसके डिफरेंट पैकेजेस हैं जो फर्दर रिडक्शन हम ऑफर कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। ठीक। आपने पैकेजेस के बाद की काफ़ी जो है मार्केट के अगर मुकाबले में देखा जाए तो ईसा लैब जो है वो अपने पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस मुतारिफ करवाता आ रहा है और अब भी उसके करंटली पैकेजेस मौजूद हैं। डॉक्टर अगर बात की जाए नी रिप्लेसमेंट की, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है तो नी रिप्लेसमेंट क्या वाहिद हल है? एब्सोल्युटली नॉट। एक चीज़ हमारे पेशेंट को बहुत समझने की ज़रूरत है जी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं फिजियोथेरेपी उन्होंने जब सर्जरी उनको रिकमेंड होती है या वो सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए फिजियोथेरेपी उन्हें तब भी करवानी है बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। सही। इफ़ वो पेशेंट जिनका फिजियोथेरेपी कराने से पेन मैनेज हो जाता है फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, तो सर्जरी करवाने से जितना आप गुरेज कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है कि क्योंकि बिकॉज आपने फिजियोथेरेपी पहले भी करवानी है और बाद में भी करवानी है। अगर बेसिकली जो हमारी सर्जरी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि पेशेंट का पेन कितना सिवियर है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिजेनरेटिव चेंजेस इतने नहीं होते लेकिन पेन बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, इसलिए उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो होते हैं सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं। सम टाइम डिजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा होते हैं लेकिन पेन कम होता है, इस वजह से वो नहीं करवाते। पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास वेरी कर रहे होते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि कौन से पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए और किस लेवल या किस स्टेज पे जाके उनकी सर्जरी होनी चाहिए। डॉक्टर अगर बात की जाए फिजियोथेरेपी या फिर सर्जरी की, तो आपको क्या लगता है कि फिजियोथेरेपी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है या सर्जरी? बेसिकली अगर कोई पेशेंट है और उसके पेन लेवल अनबेरेबल, सॉरी आपकी बात यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगी कि अगर फिजियोथेरेपी से अगर पेन ठीक हो सकता है तो क्या तब भी अगर पेशेंट जो है वो सर्जरी की तरफ जाना चाहे तो आप क्या रेकमेंड करेंगे इस सूरत में? हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। अगर फिजियोथेरेपी से उसका पेन मैनेज है, और बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, हम डेली डील कर रहे होते हैं कि उन्हें सर्जरी रिकमेंडेड होती है बट वो पहले फिजियोथेरेपी कराने आते हैं और उनका पेन मैनेज हो जाता है तो वो नहीं करवाते। और अगर आपका पेन मैनेज हो रहा है उससे फॉर प्रोलॉन्ग टाइम लाइक 6 मंथ और 4 मंथ, तो फिर आप इस तरह हम पेशेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं कि आप 15 डेज़ की ले लें, फिर एक सर्टेन पीरियड वो होम प्रोग्राम पे चल रहा होता है, हम उसे एक्सरसाइजेज बता देते हैं कि वो घर पे वो एक्सरसाइजेज फॉलो करते हैं, फिर जब इंक्रीज हो जाता है फिर 10 to 1 वीक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर ऐसी कौन सी एक्सरसाइज या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में अपना के जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन से इन फ्यूचर जो है वो बच सकते हैं? सबसे पहले तो आपने अपना वेट कंट्रोल रखना है जी। विटामिन डी अपना अप टू द मार्क रखना है नॉर्मल लेवल पे। विटामिन डी चाहे तो मंथ में आप कोई भी सप्लीमेंट अपने जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करके आपने वो ले लेनी है। वॉक रखना है 10 to 15 मिनट्स और लाइट सी स्ट्रेचिंग आपने करती रहनी है डेली लाइफ के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेट इस पर सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा होता है और वो ख़वातीन जो 35 से प्लस है उनका विटामिन डी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। डॉक्टर अगर बात की जाए ख़वातीन के हवाले से, आपने बताया कि ख़वातीन को वैसे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन बहुत ज़्यादा होता है अगर कंपैरेटिवली बात करें मर्द हजरात के, और ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस का भी एक बहुत ज़्यादा देखा जाता है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और जिसकी वजह से उनका वेट या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस सूरत में फिजियोथेरेपी या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजियोथेरेपी मैंने बोला, कोई ऐसी एक्टिविटी स्पेसिफिकली जो कि उनके वेट को कंट्रोल में रखे, आप क्या रेकमेंड करेंगी? बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर वेट बढ़ रहा है फिर तो
हार्मोन थेरेपीज भी ऑफर की जाती हैं काफ़ी, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है वो तो फिर जनरल फिजिशियन के साथ उनका पूरा फॉलोअप कंटिन्यू होता है, और हम पेशेंट को रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ वेट का इशू नहीं होता, इसके साथ और बहुत सारे इश्यूज इसके साथ होते हैं जिन पेशेंट का वेट इन वजूहात की वजह से बढ़ रहा होता है, तो वो तो अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। लेकिन वो खवातीन जिनका वेट या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से इंक्रीज हो रहा है, उनके लिए हम कहते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ठीक। डॉक्टर, एक बार फिर से मैं सवाल शामिल करूंगी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के हवाले से। आपको क्या लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के इम्पैक्ट जो हैं वो क्या हो सकते हैं आफ्टर सर्जरी? देखिए, वो पेशेंट जिनका पेन थ्रेशोल्ड लेवल बहुत कम होता है और वो पेन उनके लिए अनबेरेबल होता है पेशेंट्स के लिए, या डिजेनरेटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए जिनकी वजह से उनकी डेली एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसे पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाती है सर्जरी इन द एंड। तो उससे होता यह है कि वो अपनी डेली एक्टिविटी स्मूथली कर सकते हैं, पेन फ्री अपनी लाइफ गुजार सकते हैं जो फर्दर उनका टाइम पीरियड है। इसके अलावा जो उनकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, लाइक रात में सोना है, वो पेन फ्री अगर तो उनकी नींद बेहतर हो जाती है, उनकी एक्टिविटी वो जॉब वगैरह अगर करते हैं तो वो स्मूथली कर सकते हैं। ठीक। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते फ्यूचर में अगर आप जो है ये सर्जरी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाएं, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स स्पेसिफिकली कुछ नहीं हो सकते क्या? बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं। इसमें यह है कि वंस यू हैव सर्जरी और बाद में अगर आपके फॉल वगैरह के चांसेस आए या किसी ट्रॉमा के, तो वो फिर सर्जरी आपको रिपीट करवानी पड़ेगी या उसके कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ते हैं। हम इसलिए पेशेंट से कह रहे होते हैं अगर आपका पेन मैनेजेबल है और आप उसको बियर कर सकते हैं, तो और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से वो समहाउ कुछ टाइम और पीरियड के लिए आपका चला जाता है, तो डोंट गो फॉर सर्जरी। तब तक ना जाएं जब तक आपको लगे कि आपका पेन अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता, और उसके बगैर सर्जरी आपका इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक, मतलब जब तक पेन जो है वो आपका बेरेबल है तब तक सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ऑब्वियसली हर चीज़ का जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमें जो है आफ्टर सर्जरी उसके लिए भी जो है वो केयर करना पड़ता है। डॉक्टर, अगर डाइट के हवाले से बात की जाए तो ऐसी कौन सी डाइट है या फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमारी डाइट में हमें शामिल करनी चाहिए जिनकी वजह से हम लोग इस पेन से बच सकें? बेसिक जो हम अगर इसको समराइज करें, वैसे तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है जी। अगर मैं इसको बहुत आसानी से अगर समराइज करूं तो आपने राइस और शुगर ख़ास तौर पे आपने इस पे कंट्रोल करना है, और फ्राई जितनी भी चीज़ें जंक फूड अगर आपने ये रिमूव कर दी अपनी लाइफ से तो आपका वेट अल्टीमेटली खुद ही मैनेज हो जाता है। ठीक। साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप रिड्यूस कर दें इनका कंज्यूम, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है आपके वेट के ऊपर। ठीक है, मतलब हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है वो हमारे वेट पे बहुत ज़्यादा उसका एक उससे लिंक होता है, आप ये कह रही हैं ना? एग्जैक्टली, बिकॉज जितना ज़्यादा वेट होगा उतना डिजेनरेटिव चेंजेस ज़्यादा हो रहे होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर। रिहेबिलिटेशन टाइम लेती है ऐसे पेशेंट की जिनका वेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जिनका वेट कम होता है। ठीक। डॉक्टर, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन है और वो डॉक्टर को भी विजिट नहीं कर रहा और घर पे जो है वो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पेन किलर टाइप या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशन खुद ही यूज़ कर रहा है, तो वो उस सूरत में किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते। सही, बिल्कुल भी नहीं, एंड इट्स वेरी डेंजरस। इससे आपकी किडनी इफेक्ट्स हो सकती है, इसमें बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट फेस कर सकता है। जी। घर में आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेज आप 1 या 2 दफ़ा जाके विजिट कर लें अपने थेरेपिस्ट के पास, वो आपको होम टाइम की एक्सरसाइजेज बता देंगे, आप वो घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं रेदर देन आप मेडिकेशन के साइड पे जाएं। क्योंकि जब तक आपके मसल्स जो पट्टे हैं वो स्ट्रेंथन नहीं होंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आपका पेन मैनेजमेंट और आपकी मोबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आपने। अच्छा, आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जैसे वॉक या फिर कुछ और एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करना होता है और उसकी वजह से हम लोग फर्दर आगे की जो ज़िंदगी वो बेहतर तरीके से गुजार सकें? बेसिकली आफ्टर सर्जरी प्रॉपर आपकी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन होती है, जिसमें आपको फर्स्ट वॉक करने कि आपने किस तरह वॉक करना है। अगर आपके दोनों नीज की सर्जरी हुई है या वन नी की आपने करवाई है, वो डिपेंड कर रहा होता है। आपने साथ में क्लचेस या असिस्टिव डिवाइसेस कैसे यूज़ करने हैं, आपने वेट कैसे डालना है अपनी टांगों के ऊपर, और उसके बाद आपने किस तरह से आगे जैसे कि आपने मूवमेंट्स कैसे करनी है, वॉक कैसे करनी है, किस तरह से आपने वेट शिफ्ट करना है,
किस तरह से आपने असिस्टिव डिवाइसेस को छोड़ना है बाद में, ये सब इंक्लूड होता है पोस्ट सर्जरी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन में। ठीक। डॉक्टर, अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो ऑब्वियसली आपके पास पेशेंट्स आते होंगे। एज ग्रुप में मिनिमम एज ग्रुप आपने अब तक क्या देखा है और मैक्सिमम एज ग्रुप क्या देखा है? मिनिमम मैंने जो एज ग्रुप अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस का देखा वो 25 से 35 तक देखा, एंड 35 एंड ऑनवर्ड्स आर मोर कॉमन नाउडेज। ठीक, तो 25 से जो आपने देखा इट्स अ वेरी यंग एज जिसमें ये पेन मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। तो हम लोग इससे बचने के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल करें या फिर अपनी डेली लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करें, हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली सबसे पहले लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ों को कैटर कर सकें। सेकेंड, आपकी डाइट, जितनी आप हेल्दी डाइट लेंगे उतनी जल्दी ही आपकी बॉडी हील भी होती है, और ख़ास तौर पे मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल रखें, हेल्दी प्रोडक्ट्स लें, जंक फूड वगैरह और सोडा एंड ऑल, इस टाइप की चीज़ों को जितना अवॉइड हो सके वो करें। बिल्कुल, हम लोगों को अपनी लाइफ से जंक फूड और जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल ही एक साइड पे निकाल देना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आज डॉक्टर महानूर बुगटी मौजूद थी, जो कि ईसा लेबॉर्ट्री में डेप्यूटी डायरेक्टर फिजियोथेरेपी चेन हैं, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो आई और उन्होंने इस एक अहम मौजू पे जो है वो रोशनी डाली, हमारे साथ बात की और हमारे नाज़रीन को जितनी भी मुमकिन हद तक हो सका आगाही फराहम करने की कोशिश की। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।